हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम डिस्कस करेंगे रिवर्सिबल सेरिब्रल वेसोकंस्ट्रिक्शन सिंड्रोम की। तो रिवर्सिबल सेरिब्रल वेसोकंस्ट्रिक्शन सिंड्रोम क्या होता है? तो एक पेशेंट हैं, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें ये डिजीज़ हुआ है। जैसे कि 40 ईयर उनकी एज है और उसमें जो है डिप्रेशन है, सीवियर हेडेक हो गया है, उनको वोमिटिंग और नोजिया के सिम्टम हैं, मगर वोमिटिंग नहीं हो रहा है। और उनको मतलब डायग्नोसिस के लिए उनका हेड का जो है वो सीटी एंजियोग्राफी और साथ में या कह सकते हैं कि एमआरआई एंजियोग्राफी कराया गया है। और उनको चोट भी लगी है ब्रेन में, मतलब ब्रेन ट्रॉमा भी है। और साथ ही साथ उनका जो सीएसएफ है उसका भी एनालिसिस किया गया, वो नॉर्मल पाए गए हैं। और पेशेंट में कुछ सर्जिकल प्रोसीजर हुए हैं, जैसे कि कैरोटिड एंडोट्रेक्टमी हुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये एमआरआई था एंजियो और ये सीटी एंजियो है। और पेशेंट में हाइपर कैल्सीमिया भी इंक्रीज़ है, हाइपर कैल्सीमिया है। और इसमें क्या है कि जो एमआरआई है उसमें हाइपोपर्फ्यूजन्स और वाटर सेट्रीजन्स देखे गए हैं। और इसमें पेशेंट में कैरोटिड एंडोट्रेक्टमी परफॉर्म हुई है। तो जो कैरोटिड आर्टरी होती है, जहाँ से ब्लड स्ट्रीम नैरो होता है, या कह सकते हैं प्लाक हो गया है, तो इसको सही करने के लिए सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं कैरोटिड आर्टरी में गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस एरिया में सर्जिकल प्रोसीजर हुए हैं, कैरोटिड एंडोट्रेक्टमी है, प्लाक को रिमूव कर दिया है, उसके बाद इसको सूचर कर दिया गया है गाइस, इस तरीके से। तो गाइस इसको आप देख सकते हैं, कुछ मतलब ऐसे ही ये ग्रॉस पिक्चर इसकी है। कुछ इस तरीके से प्लाक होते हैं, इसको रिमूव किया जाता है सर्जिकल प्रोसीजर के ज़रिए। आप इसको देख सकते हैं, जो ब्लड स्ट्रीम को काफ़ी नैरो कर देता है या बहुत ज़्यादा कम कर देता है गाइस। तो और गाइस ये कैरोटिड एंडोट्रेक्टमी है, जो आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। तो ये छोटे एरिया में है, यहाँ पे है। और साथ ही साथ इसको दोबारा सूचर कर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी कैरोटिड एंडोट्रेक्टमी सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए गए हैं। नेक्स्ट उसको क्या सूचर लगा दिया गया है। तो इस तरीके के पेशेंट में जो ये बीमारी डिटेक्ट हुई है, उसमें देखा गया है कि रिवर्सिबल सेरिब्रल वेसोकंस्ट्रिक्शन उसमें सिंड्रोम देखे गए हैं। क्योंकि ये रिवर्सिबल होता है, इसमें जो डिज़ीज़ होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं कुछ महीने के बाद। तो इस तरीके से तो गाइस जिसमें डिजीज़ डिटेक्ट हुआ है, यानी कि जो रिवर्सिबल सेरिब्रल वेसोकंस्ट्रिक्शन देखे गए हैं, ये होता क्या है? तो इसको बोलते हैं रिवर्सिबल सेरिब्रल वेसोकंस्ट्रिक्शन सिंड्रोम। ये रिवर्स हो जाता है। तो इसके कुछ फीचर हैं, जैसे कि इसमें थंडर क्लेफ हेडेक होते हैं, रिवर्सिबल वेसोकंस्ट्रिक्शंस होते हैं सेरिब्रल आर्टरीज़ में और उसके रिलेटेड ब्रांच में या उसके टेरिटरी में कह सकते हैं। और इसमें पेशेंट में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। और जनरली पेशेंट में क्या होता है कि जो यानी कि जो कन्वेक्सिटी होती है, जैसे कि नॉन एनोरेजमल्स सबएरिकनॉइड हेमरेज है, या इस्केमिक स्ट्रोक है, या लुबार हेमरेज है, और या कह सकते हैं कि सेरिब्रल जो रिवर्सिबल सेरिब्रल एडिमा पेशेंट में इस तरीके से कभी हो चुका है, पहले उसकी ये हिस्ट्री रही है, बाद में ये सिंड्रोम डेवलप हुआ है, रिवर्सिबल सेरिब्रल वेसोकंस्ट्रिक्शन डेवलप हुआ है। तो उसमें सीवियरिटी जो होती है उस डिज़ीज़ के उसकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हो सकता है, उसमें कॉम्प्लिकेटरी या नॉन कॉम्प्लिकेटरी इस तरीके से उसमें आ सकता है, वो किस तरीके से है गाइस। और गाइस इसमें रिवर्सिबल सेरिब्रल वेसोकंस्ट्रिक्शन सिंड्रोम में क्या होता है, जो कि सेरिब्रल वैस्कुलर स्पैज़म होता है मल्टीपल टाइम्स में। और ये स्पैज़म्स मतलब कुछ महीने के लिए हो सकते हैं। और ये जो था, कभी कभी ये क्रोनिक होता है और कभी कभी ये सीवियर हो जाता है, यानी कि एक्यूट हो जाता है। और कुछ इंटरवल के बाद ये सही भी हो जाता है, रिज़ॉल्व हो जाते हैं, जैसे 3-4 महीने के बाद ये रिज़ॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। और पेशेंट में क्या हो सकता है, जैसे कि डिसेबिलिटी भी आ सकती है, पेशेंट में माइग्रेन बहुत ज़्यादा होता है और एंजाइटी भी आ सकती है, ये एक्यूट भी हो सकता है। ये सब उसके रिस्क फैक्टर हैं, इसकी वजह से इसमें डिसेबिलिटी या जो कहें उसकी इंटेंसिटी हाई हो सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो गाइस जो प्राइमरी थंडर क्लैप हेडेक होते हैं, प्राइमरी हेडेक हैं या थंडर क्लैप्स हैं, इस तरीके से उसका ट्रीटमेंट जनरली यही एक्सरसाइज करें या बेड रेस्ट करें, जिसकी वजह से बहुत आराम मिलता है। और जो एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और इसमें एंजाइटी और सेक्सुअल एक्टिविटी हाई हो सकती है, क्योंकि TSH का लेवल इसमें जनरली हाई हो जाता है।
और मरीज़ को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से भोजन यूज़ करना चाहिए और भोजन में स्टूल शार्पनर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, फाइबर वगैरह यूज़ करने चाहिए। जैसे कि इसबगोल की भूसी है वो 2 समय खाने के सुबह में और शाम को यूज़ कर सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा उसमें होता है। उसके बाद मेडिकेशन तो चलेगी ही चलेगी, लेकिन जब सीवियरिटी हाई हो जाती है तो इसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा होने लगती है गाइस, इस तरीके से। तो गाइस इसमें जो है वो एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि बॉक्सिंग है, डांसिंग है, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, इस तरीके से पेशेंट उसको कर सकता है। स्विमिंग कर सकता है, जॉगिंग कर सकता है, जिसकी वजह से उसका जो ब्लड फ्लो है बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। और खाने में जो भोजन है उसमें स्टूल शार्पनर यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से उसमें मेडिकेशन भी यूज़ करते हैं, मगर बहुत अच्छा स्टैंडर्ड मेडिकेशन जो नहीं होता इसमें कि वो डिज़ीज़ को बिल्कुल ठीक ही कर दें। हाँ, इंटेंसिटी को, उसकी सीवियरिटी को थोड़ा कम कर सकता है और साथ में हमें ये जो रिस्क फैक्टर हैं, जो इसके ट्रिगर्स हैं, इसको हम कम करेंगे तो इसमें बीमारी में काफ़ी फ़ायदा होता है इस तरीके से। तो गाइस ये सिंड्रोम काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।